दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे जीके जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों के बारे में। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के मैंने लिए हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, पूरे YouTube में आपको इस तरह के प्रश्न और इतनी डिटेल से कहीं भी नहीं मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 5 सेकंड का वक्त। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पे कौन सी धारा लगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है धारा 188। अगर लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन यानी वायलेशन किया जाए तो धारा 188 लगाई जाती है। आइए डिटेल में देखते हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत इसे लागू किया गया है। इस कानून के प्रावधानों में यह कहा गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको कम से कम 1 महीने की जेल और 200 रुपये तक का जुर्माना फर्स्ट स्टेज में लगाया जा सकता है और सेकेंड स्टेज में ये जुर्माना और जेल की सजाएं बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, मई 2020 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों की संख्या कितनी है? यानी मई 2020 में भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कुल 12 बैंक। आपको पता है कि कई बैंकों की मर्जिंग हो गई। मर्जिंग के बाद बैंकों की संख्या घटकर अब 12 रह गई है। कौन से? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कुल 12 बैंक भी बचे हैं। इनमें से सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी नियोमी ओसाका। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली यानी हाईएस्ट ग्रॉस इनकम वाली खिलाड़ी बन गई है नियोमी ओसाका। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, क्लियर है। ये किस देश की खिलाड़ी है? ये जापान की खिलाड़ी है नियोमी ओसाका। और ये सूची को जारी कौन करता है? इस सूची को फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नियोमी ओसाका टॉप पे रही, जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली। ये मात्र 22 वर्षीय है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था सेरेना विलियम्स का। सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ते हुए नियोमी ओसाका विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। अब यहाँ पे बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में बता दो कि जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। 2020 में जो ओलंपिक होना था वो जापान की राजधानी टोक्यो में होना था, बट कोरोना वायरस के कारण उसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जिसमें टॉप पे रहा था जापान। भारत की रैंकिंग क्या रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में मैंने सारी रैंकिंग के बारे में बात की है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार थी महादेवी वर्मा। इन्हें कब दिया गया था? 1982 यानी 1982 को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में। ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, बट हिंदी के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 यानी 1968 को। आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 29 नवंबर 2019 को लास्ट ये दिया गया। किसे दिया गया? जो मलयाली कवि है अकितम अच्युतम नंबूदरी को।
ये 55वां यानी 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो 2019 में दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 को मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को। याद रखिए 2018 में अमिताभ घोष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंग्रेजी लेखन के लिए। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, सो नोट बनाते जाइए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। एक सेकंड रुक के पहले लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NRAI ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अंजुम मुदगिल को। आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और हाल ही में NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगिल, जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इसके अलावा बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और कि खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अंजुम मुदगिल एक राइफल निशानेबाज है और कोच जसपाल राणा को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ी को। आपको पता है 2019 में पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रेसलर बजरंग पुनिया और पैरा एथलेटिक दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991 में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में पैरा एथलेटिक दीपा मलिक और बजरंग पुनिया जो पहलवान है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दीपा मलिक जो पैरा एथलेटिक थे, उन्हें पैरा एथलेटिक समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? यानी भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्हें 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये अपने कलाकृति के लिए विश्वविख्यात है, इसी कारण से इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। इनका बीजेपी से संबंध है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये तीनों ही मध्य प्रदेश में है। कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना? यानी यूरोपियन कंट्री में पहला देश ऐसा कौन सा बना जो कोरोना वायरस फ्री हुआ? तो करेक्ट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोरोना वायरस मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। अगर भारत की बात की जाए तो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया? तो करेक्ट आंसर है हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया माइकल देवव्रत पात्रा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीआई के बारे में बात आई है तो आपको बता दूं कि आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 जो है इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखिए, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। हमारे गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास जी हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूबो और महेश कुमार जैन। एक गवर्नर हो गया शक्तिकांत दास और 4 यहाँ पे डिप्टी गवर्नर हो गए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बात आई है आरबीआई की, क्या क्या बात पूछी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मुंबई में। फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर। इसके चित्र में 2 दिखाई दे रहे, एक जानवर है और एक वृक्ष है। जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर और वृक्ष है पाम ट्री। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की?
तो करेक्ट आंसर है मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि गरीब मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। बात आई है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आपको बता दूं कोलकाता के बारे में कि इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जाम में रिसेंटली पूछ लिया गया कि कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा GSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी कोलकाता के हुगली नदी के नीचे से चलेगी। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे कुल 42 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट, 294 विधानसभा सीट है। तीस्ता, हुगली, जलढाका और रूपनारायण जैसी नदियां यहाँ से बहती है। 6 नेशनल पार्क है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर। एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि कोलकाता का फाउंडर किसे कहा जाता है? जॉब चार्नक ने कोलकाता का फाउंडेशन किया था। कब? 1690 में कोलकाता का फाउंडेशन जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम भी है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का हाईएस्ट पीक है संदकपू और भारत का पहला रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कोलकाता में खुलेगा, इसकी घोषणा की गई। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ओवरब्रिज वेस्ट बंगाल के बर्धमान में बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया है? यानी टिकटॉक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है केविन मेयर। हाल ही में चाइनीज ऐप यानी शॉर्ट वीडियो बनाने वाली चाइनीज ऐप टिकटॉक ने अपना नया CEO घोषित किया है। केविन मेयर इसके नए CEO होंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले केविन मेयर डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे। आपको बता दूं कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। जिस प्रकार से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, इसी प्रकार से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस और इसके नए CEO होंगे केविन मेयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, सो नेक्स्ट हम लोग जल्दी ही अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट को सेम टाइम पे आपको मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, बलवन या इल्तुतमिश? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके अलावा आपको बताना है कि अल बरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी जो बहुत ही पॉपुलर है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।